हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिंसलर स्पेस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट सारे लेक्चर्स में पढ़ा है इंट्रोडक्शन फिंसलर के बारे में कि फिंसलर स्पेस की शुरुआत कैसे हुई थी, फिंसलर स्पेस का शुरुआत किसने किया था और फिंसलर स्पेस नाम किसने रखा और क्यों रखा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा। आपके ग्रुप में हमने एक दो हिस्ट्री या फिंसलर ज्योमेट्री को भी सेंड किया। आई थिंक आप सभी लोगों ने उन सब चीज़ों को पढ़ा होगा और जो पुराना लेक्चर था उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब भी किए थे। अब हम लोग यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं कि फिंसलर स्पेस का डेफिनीशन क्या है। जैसे आप लोग मीट्रिक स्पेस पढ़ते हैं, बनाक स्पेस पढ़ते हैं, इस समय इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे होंगे। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास कोई एक मीट्रिक फंक्शन होगा जो सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता होगा, सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा, उसका नाम फिंसलर स्पेस होगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने रीमेनियन ज्योमेट्री पढ़ा था। हम लोग वहीं से फिंसलर स्पेस को बनाएंगे, उसी से जनरेट करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन को हम लोग कैसे इसको जो है बनाते हैं। सपोज कर लिया आर कोई रीजन है और n डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक्सएन के अंदर है। मतलब अगर आपने कोई एक n डायमेंशनल स्पेस एक्सएन माना है तो सपोज कर लिया कि उस स्पेस के अंदर आपके पास कोई एक रीजन है और आर कोई भी रीजन होने का मतलब ये सीधा सा मतलब यही हुआ कि इस रीजन में, जैसे अगर मान लीजिए पूरा का पूरा ये पेपर ही अगर आपका पूरा एक n डायमेंशनल स्पेस है तो उसके अंदर r एक छोटा सा कोई भी रीजन है। ठीक है, तो सपोज कर लिया r कोई एक रीजन है n डायमेंशनल स्पेस एक्सएन में जो कंप्लीटली कवर्ड है बाय द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब n डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो आप r एक छोटा सा रीजन ले रहे हैं उसका प्रत्येक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से लैस है। लैस मतलब इन द सेंस उस रीजन के प्रत्येक पॉइंट के पोजीशन को, लोकेशन को, डायरेक्शन को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सपोज कर लिया कि यार कोई एक रीजन है n डायमेंशनल स्पेस एक्सएन में जो पूरा का पूरा कंप्लीटली कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा लैस है, सच दैट चाहे कोई भी पॉइंट आर का अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़े तो आप उसके कोऑर्डिनेट को डिसाइड कर दें कि उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, मोर प्रिसाइसली चूंकि यहाँ n डायमेंशन है तो x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn एक्सिसेस का नाम रख दीजिए। उन सारे एक्सिसेस से उस पॉइंट की डिस्टेंसेस मालूम हो ताकि हम उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकें। तो देखिए जब आर कोई आप एक रीजन ले रहे हैं एक्सएन में n डायमेंशनल स्पेस में तो इस रीजन के प्रत्येक पॉइंट को आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा लैस है। अर्थात जब भी कोई एक पॉइंट आप सपोज करोगे xi स्मॉल p कोई भी एक पॉइंट अगर आप ले लेते हैं इस रीजन आर के अंदर तो उसके कोऑर्डिनेट को आप निर्धारित कर सकें, बता सकें कि उसका x1 एक्सिस से क्या दूरी है, x2 एक्सिस से क्या दूरी है। चूंकि n डायमेंशनल स्पेस है देयरफॉर n इंडिपेंडेंट एक्सिसेस होंगी ही, उन सारे एक्सिसेस से जो डिस्टेंसेस होंगी उसका वही तो कोऑर्डिनेट बनता है। तो ऐसे आप जो है उसके कोऑर्डिनेट को निर्धारित कर सकें। ये लाइन क्लियर है। सो देखिए अब हम लोग कर क्या रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट का जो है हम डिनोट कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा क्या होता है, अगर कोई एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है किसी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का या किसी भी पिक्चर का, तो जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बड़ा ईजिली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इतना ईज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि उसको सॉल्व करना, उसको डील करना, हैंडल करना बड़ा आसान सा हो जाता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आवश्यक होता है। हम एक काम कर रहे हैं कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट x1 x2 xn था ना, तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र किया एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक रीजन अगर एक रीजन आपका r है तो इस रीजन से जब दूसरे रीजन में जा रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में गारंटी है कि जब नए में चला गया तब वहाँ का मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम xi डैश से लिखा जाएगा। तो xi डैश एक्चुअली किसका फंक्शन होगा, x1 x2 और xn का, क्योंकि वो पॉइंट पहले आपका एक रीजन में रहा होगा और अब नए वाले रीजन में जा रहा है। ये लाइन क्लियर है। As a result of this assumption, the xi are expressible in terms of xi dash। सोचिए
कि अगर आप यहाँ पर जैसा कि एक्सप्रेस किए हुए हैं कि जब आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स आई डैश फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x1 x2 xn का, पुराने वाले कोऑर्डिनेट का। अब सोचो यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ आई डैश की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाओ तो ऐसे कुल कितने इक्वेशन तुम्हें दिखेंगे, जितना आई डैश जहाँ तक वेरी करेगा, और आई डैश कहाँ तक वेरी करेगा, जितना डायमेंशन होगा वहाँ तक वेरी करेगा, n तक वेरी करेगा। तो सोचिए सिस्टम ऑफ यानी इक्वेशन लिखे हैं, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो x1 x2 xn में सॉल्यूशन आएगा। इसका उल्टा अगर कहा जाए तो ये सारी इक्वेशन जो आपको दिख रहे हैं x1 x2 xn में, आप चाहें तो x1 x2 xn के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ xi डैश। तो अगर xi डैश को आप x1 x2 xn के टर्म में लिखे हैं तो इसका रिवर्स आप इसको जो है चाहें तो आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, xi डैश के भी टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं विच इंडिकेट दैट द कोऑर्डिनेट xi ऑफ द पॉइंट p ऑफ xn आर रिप्रेजेंटेड इन अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय अ न्यू वेरिएबल xi डैश। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो ये आपके x1 x2 xn ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम थे वो न्यू वेरिएबल के द्वारा नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वी शैल assume that the functions xi dash of equation number 1 are at least of class C2। हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि इसमें जो भी आपका फंक्शन दिख रहा है वो सब के सब कैसे होंगे, कम से कम क्लास C2 के हैं। क्लास C2 मतलब आप समझते हैं, क्लास C2 का मतलब एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, मतलब इसका जो है 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर ये फंक्शन जो है कैसा बना रहे, कंटिन्यूअस बना रहे। ठीक है, तो ये क्लास C2 का है। एंड दैट द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट डज नॉट वैनिशेस आइडेंटिकली। दूसरी बात देखिए, जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट में तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एरिया कन्वर्ट होता है। जैसे पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और उसको किसी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में ले जा रहे हैं तो कुछ न कुछ एरिया जरूर ट्रांसफर हो रहा होगा, और एरिया ट्रांसफर अगर हो रहा है तो कुछ एरिया ट्रांसफर होने के लिए शर्त होती है कि जो जैकोबियन होता है वो वैनिश नहीं करना चाहिए। और जैकोबियन के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि अगर एक पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर xi हो और नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम xi डैश हो तो इसका जो डिटर्मिनेंट हम लोग बनाते हैं जैकोबियन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही बनता है। आप सभी लोग बीएससी सेकेंड ईयर में देखे होंगे, और जब भी ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनेगा तो ये डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एजम्पशन द xi आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ xi डैश। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो पक्का जैसे आपने xi डैश को अभी हमने जो बताया xi डैश को जैसे x1 x2 xn के टर्म में लिखे, इसका रिवर्स इन सबको भी हम लोग xi डैश के टर्म में लिख सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स R, जो आपने एक रीजन R मान रखा है डायमेंशन स्पेस में, यहाँ पर हमें कर्व की डेफिनेशन को देना चाहते हैं कि कोई सेट ऑफ पॉइंट R के उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनके कोऑर्डिनेट को आप केवल एक सिंगल वेरिएबल के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर पाएँ उसको कर्व कहते हैं। हमने लास्ट ईयर रिमेनियन में भी बताया था कि स्पेस के उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आर द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल वेरिएबल इज नोन एज अ कर्व, या द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द रीजन R में जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट को आप n वेरिएबल के द्वारा लिखोगे, लेकिन अगर वो सारे के सारे n वेरिएबल अगर एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किए जा सकें, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को आप कलेक्ट करिए रीजन R के अंदर जिनके कोऑर्डिनेट सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किए जा सके, उसको हम लोग कर्व कहते हैं एक्सटेन में। ठीक है, मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ रीजन R हुज कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल, उसको हम लोग एक कर्व कहते हैं एक्सटेन का। मतलब जब हम लोग कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना तो एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब चूंकि n डायमेंशन में ले रहे हो लेकिन x1 x2 x3 xn सब के सब केवल और केवल एक सिंगल पैरामीटर t के फंक्शन बन जाएंगे। तो स्पेस के अंदर या रीजन R के अंदर ऐसे पॉइंट्स जिनका हर स्लॉट कोऑर्डिनेट में x1 x2 x3 xn रहेगा ना कामा कामा, जिसका हर स्लॉट केवल t का फंक्शन बन जाए, उसको उस ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कर्व डिफाइन किया है एक्सटेन में। इफ द फंक्शन 3 आर ऑफ क्लास C1, मतलब अगर ये जो आपने डिफाइन कर रखा है कर्व अगर ये क्लास C1 का है, मतलब ये पहली बार डिफरेंशिएट करने पर इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो कैसा हो, कंटिन्यूअस हो।
तो हम लोग कहेंगे वी शैल रिगार्ड द एंटाइटी। तो इस तरह से एक अलग अस्तित्व वाली आपको जो एक क्वांटिटी मिलेगी, एंटाइटी मिलेगी, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x डॉट आई अगर आप निकालेंगे तो dxi ओवर dt होगा। मतलब ये देखिए एक कलेक्शन है ऐसे पॉइंट्स का जिनका पैरामीटर जिनका जो कोऑर्डिनेट एक सिंगल पैरामीटर में लिखा गया है। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा उसको हम लोग x डॉट आई ये डिफाइन करेंगे, एक नई एंटाइटी, एक अलग अस्तित्व वाली क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसको कहा जाएगा, जो क्वांटिटी बना है ना, इसको कहा जाएगा, जैसे एक कर्व है आपका xi इक्वल टू xit, तो इसको कहा जाएगा ये जो नई अस्तित्व वाली क्वांटिटी बनी है इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, और टेंजेंट वेक्टर कहेंगे कर्व C के ऊपर। तो कर्व C के ऊपर किसी पॉइंट xi पर जो टेंजेंट होगा वो x डॉट आई होगा, और उसको लिखा जाएगा dxi ओवर dt के द्वारा, ठीक है। और अब हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास देखिए xi तो पहले कोऑर्डिनेट था ही, अब उसी कर्व के ऊपर xi पॉइंट के ऊपर जब हम लोग dxi ओवर dt निकालेंगे अर्थात टेंजेंट लिखेंगे, तो ये पोजीशन को डिनोट करेगा, और ये टेंजेंट चूंकि कर्व के डायरेक्शन का मापक होता है, जो टेंजेंट वेक्टर होता है कर्व की डायरेक्शन को बताता है कि कर्व किस तरफ जाने वाला है। तो ये xi का x डॉट आई जो है ये पोजीशन को डिनोट करेगा और ये आपका डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और जब दोनों को हम एक साथ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे तो ये पूरी बात कहता है कि दिस इज अ लाइन एलिमेंट ऑफ ए कर्व C। तो अगर आगे पूरे फिंसलर स्पेस में किसी भी प्लेस पर किसी भी जगह पर अगर आपसे कहा जाएगा कि लाइन एलिमेंट क्या है कर्व C का, तो आप समझ जाइएगा कि लाइन एलिमेंट मतलब किसी पॉइंट xi के ऊपर xi खुद और उस पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, इन दोनों को जब ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखते हैं तो xi कामा x डॉट आई को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइन एलिमेंट कहते हैं, किसका, कर्व C का, ठीक है। सपोज नाउ दैट वी आर गिवन ए फंक्शन एफ एक्स आई एक्स डॉट आई। सपोज कर लिया आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसी को भी हम लोग मीट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, और एक फंक्शन लाइन एलिमेंट का फंक्शन है एक्स आई एक्स डॉट आई का, अब द लाइन एलिमेंट एक्स आई एंड एक्स डॉट आई। मतलब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है एफ, जो फंक्शन किसका है एक्स आई एक्स डॉट आई का। एक्स आई कामा एक्स डॉट आई क्या होता है, लाइन एलिमेंट होता है कर्व का, जो किस में डिफाइंड है, रीजन आर के अंदर डिफाइंड है। रीजन आर कहाँ है, एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। हम सपोज कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन एफ है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ये फंक्शन सपोज कर लिया क्लास C5 का है, मतलब 5th आर्डर का इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए xi यहाँ बना है तो i 1 से लेकर n तक वेरी करेगा, तो आपके पास n आर्गूमेंट यहाँ हो गए, और x डॉट आई में भी ऊपर i वेरी कर रहा है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो भी n तक वेरी करेगा, 1 से लेकर n तक, और पोजीशन भी 1 से n तक वेरी करेगा। तो n आर्गूमेंट यहाँ और n आर्गूमेंट यहाँ, कुल कितने आर्गूमेंट होंगे, 2n आर्गूमेंट। तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो f है वो क्लास C5 का है अपने सारे 2n आर्गूमेंट्स में, अर्थात xi को भी आप xi का भी जो 5th आर्डर का डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूअस होगा, और x डॉट आई का भी जो 5th आर्डर का डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा आप एज्यूम करके चल रहे हैं। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं इसी रीजन R के अंदर दो नेबरिंग पॉइंट, एक नेबरिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो AXI है, और जस्ट उसी के बगल में एडजेसेंट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है XI प्लस DXI। ये दो नेबरिंग पॉइंट है रीजन R के अंदर, तो इनके बीच में पक्का कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है DXI बनना है। तो सपोज करिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो DS होगी, और हम इसी डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस बनने जा रहा है, हमने बताया ना कि जो हम लोग F इसको DS जो बनने जा रहा है इसका नाम फंक्शन रख देते हैं समथिंग XI एंड DXI टाइप का, ठीक है। मतलब जो हम अब डिस्टेंस आप डिफाइन कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का, ये डिस्टेंस डायरेक्शन का फंक्शन होगा ही, पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। तो सपोज कर लिया ये जो है एफ एक्स आई कामा DXI है। देखिए DXI और x डॉट आई एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। वेयर जो फंक्शन लिखा हुआ है यही फंक्शन अभी हम लोग मीट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। जो दो पॉइंट के बीच की दूरी है इसको भी हम लोग मीट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो हम मीट्रिक फंक्शन इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है इसीलिए मीट्रिक बनने जा रहा है। मीट्रिक मतलब ही होता है डिस्टेंस को डिनोट करना। तो अब यहाँ पर जरा देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करने लगे तो अभी स्पेशल यही एक मीट्रिक बनेगा, और जिस मीट्रिक से इस मीट्रिक के द्वारा जो भी स्पेस एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग फिंसलर स्पेस बोलेंगे, और इस मीट्रिक को फिंसलर मीट्रिक बोलेंगे, और जो भी ज्योमेट्री से एसोसिएटेड होगी उस ज्योमेट्री को हम लोग फिंसलर ज्योमेट्री बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर जो नया फंक्शन बना है दो नेबरिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाला, इसके साथ हम कुछ कंडीशन को एसोसिएट करने जा रहे हैं।
तीन कंडीशन एसोसिएट करने जा रहे हैं। जो कंडीशन नंबर ए है वो ये कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए, एक क्वांटिटी पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए इन द एक्स डॉट आई। मतलब ये जो डायरेक्शन वाला स्लॉट है ना, डायरेक्शन वाला, केवल डायरेक्शन वाले स्लॉट में पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, जैसे आप मीट्रिक स्पेस में शर्त पढ़ते हैं, जैसे आप बनाक स्पेस में शर्त पढ़ते हैं, वैसे यहाँ भी ये जो मीट्रिक बनाए कुछ शर्तों को फॉलो कर रहा है। तो इसकी पहली शर्त है कि आपका ये जो फंक्शन एफ एक्स आई का एक्स डॉट आई है, ये पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए एक्स डॉट आई में, मतलब केवल डायरेक्शन वाले स्लॉट में। इन जनरल आप बचपन से जब पढ़ते आए हैं तो किसी भी फंक्शन को जब होमोजिनिटी चेक करते हैं तो दोनों में चेक करते हैं, एक्स आई में भी एक्स डॉट आई में भी, तो दोनों में आप के लगाते हैं, और जब के बाहर निकलता है इसके पावर जितना आता है वही उसका जो है डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए जब हम लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिवली होमोजीनियस डिग्री 1 का है केवल डायरेक्शन में, तो देखिए के को हमने केवल डायरेक्शन में रखा है, और जब के बाहर निकला है तो पावर 1 आया है, अर्थात ये जो फंक्शन है ये केवल डायरेक्शन में पॉजिटिवली होमोजीनियस है। कितनी डिग्री का? 1 का, चूंकि के पावर क्या है? 1 है। समझ गए बात? तो ये देखिए ऐसा होने से क्या होगा भाई, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, उसका नाम एफ एक्स आई एक्स डॉट आई रखा, और आप बोल रहे हैं कि ये फंक्शन पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है एक्स डॉट आई में, तो इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह होता है जो हमने लिखा है, बाद में हम लोग इस बात को एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो हम लोग देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है जो लिखा हुआ कि डायरेक्शन वाले स्लॉट में पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 का होना नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। किस बात की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात है कि आपका ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल जो है वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा चॉइस ऑफ पैरामीटर टी से। आप शायद इस इंटीग्रल को न पहचान पा रहे होंगे, लेकिन ये इंटीग्रल बड़ा जाना पहचाना सा इंटीग्रल है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा बीएससी थर्ड ईयर में, तो लास्ट में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, वहाँ पर एक्सट्रीमम निकालने का फार्मूला लैग्रेंजे थ्योरम के द्वारा दिया जाता है, और वही ये आपका फंक्शनल है जिसका हम लोग एक्सट्रीमल निकालते हैं। एक्सट्रीमल मतलब यह होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर डिफरेंट टाइप के रास्ते आप चूज कर सकते हैं, उन सारे रास्तों में से कौन सा मिनिमम पाथ होगा या कौन सा मैक्सिमम पाथ होगा, उसी पाथ को हम लोग ऑप्टिमल पाथ कहते हैं, और जो भी कर्व आता है उसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये जो शर्त है ना, ये शर्त इस बात को डिनोट कर रहा है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को कैलकुलेट करोगे तो बीच में जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात पाथ इंडिपेंडेंट होगा, अर्थात चॉइस ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होने का सेंस यह है कि ये कंडीशन इस बात को बताता है कि जब आप एक पॉइंट ए एक्स आई से दूसरा पॉइंट बी एक्स आई प्लस डी एक्स आई के बीच की दूरी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो दूरी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका जो कर्व है टी का पैरामीटर है कि यस का पैरामीटर है कि किसी और नंबर का पैरामीटर है। मीन्स दैट जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है वो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात जो आपका ऑप्टिमल इस फंक्शनल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वो आपका पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो कंडीशन नंबर ए को आप याद रखिए। क्या कंडीशन है कि आपका ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए एक्स डॉट आई में, अर्थात सेकेंड वाले स्लॉट में। कोई दिक्कत? अब देखिए जब हम लोग पॉजिटिवली होमोजीनियस की बात करते हैं तो यहाँ जो स्केलर का प्रयोग करते हैं वो स्केलर को आप हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिवली होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 की बात हो रही है। ठीक है, कंडीशन नंबर बी यह होता है कि आपका ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? इफ नॉट ऑल एक्स डॉट आई वैनिसेस साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पर देखिए एक्स डॉट आई का मतलब ये है कि आपका एक्स डॉट आई में आई 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है ना, तो मतलब सारे के सारे जो एक्स डॉट आई के जो टर्म्स हैं वो एक साथ जीरो ना हो जाएं। ऐसा ना हो जाए कि एक्स डॉट 1 भी जीरो हो जाए, एक्स डॉट 2 भी जीरो हो जाए, एक्स डॉट 3 भी जीरो हो जाए और एक्स डॉट n भी जीरो हो जाए। मतलब जो एक्स डॉट 1, एक्स डॉट 2, एक्स डॉट 3 या एक्स डॉट n है उसमें से कम एक ऐसा हो कि जो जीरो ना बने। मतलब ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होने का यही शर्त होता है कि जो डायरेक्शन है वो सारे डायरेक्शन एक साथ जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब आपका ये जो फंक्शन है एफ एक्स आई और एक्स डॉट आई, जो डी एक्स आई लिखा था उसी को हम लोग एक्स डॉट आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हमेशा होता है, लेकिन शर्त है, क्या शर्त है कि आपके सारे के सारे एक्स डॉट आई साइमल्टेनियसली वैनिश ना करे। उसको मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिखा गया है, देखिए कैसे लिखा गया है।
समेशन एक्स डॉट आई का होल स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम जीरो। सोचिए अगर इसमें से कम एक कोई एक नॉन जीरो रहे तो जब इसको आप तोड़ के लिखोगे, मान लो समेशन लगा है ना, तो एक्स डॉट वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स डॉट टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स डॉट थ्री का होल स्क्वायर डॉट डॉट सो ऑन प्लस एक्स डॉट एन का होल स्क्वायर। अगर इसमें से एक्स डॉट वन, एक्स डॉट टू, एक्स डॉट थ्री डॉट डॉट सो ऑन एक्स डॉट एन में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी होगी, नॉन जीरो होगी, ये तो तय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो क्वांटिटी है हमेशा पॉजिटिव तब होगा जब सारे के सारे एक्स डॉट आई एक साथ वैनिश ना करें। देखिए ये शर्त क्या बताता है, एक कंडीशन इस बात को स्टिपुलेट करता है कि देखिए आप इन जनरल जानते हैं कि चाहे कोई भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हो, नेचुरली नेचर कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि अगर सारे के सारे डायरेक्शन एक साथ जो है बैनिश नहीं कर सकते हैं तो दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये शर्त को स्टिपुलेट करता है और अपना जो नेचुरल फिनोमेना है, जैसा कि नेचर चाहता भी है कि कभी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इस बात को ये फॉलो करता है। ठीक है, आगे हम लोग फिलॉसफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे जो है नेचुरली कैसे बता रहा है कि जो है डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट पॉजिटिव होती हैं। मतलब जो दूसरा शर्त है मेट्रिक का, पहला शर्त तो आपने ये देखा कि पॉजिटिवली होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए डायरेक्शन में, और दूसरा शर्त आपने ये देखा कि आपका एफ ये जो फंक्शन है एफ एक्स एक्स डॉट आई वो हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए अगर सारे के सारे एक्स डॉट आई साइमल्टेनियसली वैनिश ना करें। तो कंडीशंस को आप याद रख लीजिए क्योंकि ये फिंसलर स्पेस बनने की दूसरी कंडीशन थी, एक और कंडीशन है। तीसरी कंडीशन यह है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा है हमने एफ स्क्वायर एक्स डॉट आई एक्स डॉट जे, देखिए यहाँ पर एफ किसका फंक्शन है, एक्स कामा एक्स डॉट का, पोजीशन और डायरेक्शन का। यहाँ पर जो जाई आई जाई जी लिखा गया है ये आपका कोई भी वेरिएबल है ना, कोई भी आर्बिट्री वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया गया है। देखिए इसका लिखने का क्या मतलब, यहाँ तोड़ के लिख दिया हमने, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार एक्स डॉट आई के रेस्पेक्ट में और एक बार एक्स डॉट जे के रेस्पेक्ट में। तो हमने F2 जो फंक्शन है एक्स एक्स डॉट का, F2 किसका फंक्शन है एक्स एक्स डॉट का, उसी का दो बार डेरिवेटिव किया, एक बार एक्स डॉट आई में और एक बार एक्स डॉट जे में, इसलिए यहाँ पर डेल 2 लिखा है। तो डेल 2 F2 एक्स एक्स डॉट डेल एक्स डॉट आई डेल एक्स डॉट डॉट जाई आई जाई जे, ये जो पूरा आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका पॉजिटिव डेफिनिट होना चाहिए चाहे कोई भी वेरिएबल जाई आई हम लोग यूज करें। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डेफिनिट होना चाहिए। पॉजिटिव डेफिनिट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इसका मैट्रिसेस बनाए तो उसके सारे के सारे जो आइगन वैल्यू हैं, सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर एज्यूम्ड बाई इट अनलेस द जाई आई वैनिशेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि हम लोग बस केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही एज्यूम करेंगे जब तक कि आपका डायरेक्शन सारा का सारा साइमल्टेनियसली वैनिश ना कर जाए। And for any line element which appears the argument in the coefficient of the form 8 in this manner। अब देखिए इस तरह से आपने एक जो है एफ एक्स एक्स डॉट जो आपने ds को बना रखा है, तीन शर्तों का पालन कर रहा है। पहला, पॉजिटिवली होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 इन एक्स डॉट आई। दूसरा, ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए अगर सारे के सारे एक्स डॉट आई साइमल्टेनियसली वैनिश ना करें। तीसरा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमेशा जो है पॉजिटिव डेफिनिट एज्यूम करना चाहिए चाहे कोई भी वेरिएबल हो जाए आई। ठीक है, ये तीन शर्त हैं। तो इस तरह से आपने एक मीट्रिक इम्पोज कर दिया पूरे की पूरे n डायमेंशनल स्पेस पे। इन पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करें तो एफ एक्स आई डी एक्स आई, अगर आप जी आई जे को केवल अगर एक्स के का फंक्शन लेकर के चलो तो ये तो आप लोगों ने देखा है रिमेनियन वाली बात होगी। तो ऐसे केस में ये रिमेनियन की मेट्रिक बनेगी और ये रिमेनियन स्पेस बनेगा। लेकिन अगर यही आपका जो फंक्शन है जो ds है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, अगर आप इसको ऐसे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, द स्पेस xn इज कॉल्ड फिंसलर स्पेस ऑफ फंडामेंटल मेट्रिक फंक्शन एफ एक्स आई एक्स डॉट आई डिफाइनिंग द मेट्रिक नंबर 5 एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए बी एंड सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसी एक्स के में एक्स डॉट के भी कामा करके बगल में लगा दीजिए तो ये पूरा का पूरा जनरल हो जाएगा ना। जनरल हो जाने का मतलब अब रिमेनियन से ऊपर उठ करके फिंसलर में बन जाएगा। मतलब जो आपका n डायमेंशनल स्पेस xn है इसके ऊपर आपने एक मीट्रिक जो इम्पोज किया है और जो आपने मीट्रिक के बना रखा हो, मीट्रिक किसके द्वारा गिवन है, यही ये जो मीट्रिक है यही वाला इक्वेशन नंबर 5 के द्वारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो निकाला गया है। ये मीट्रिक अगर ए बी सी तीन प्रॉपर्टी जो नीचे लिखा है इसको सेटिस्फाई करने लगे तो इसको हम लोग फिंसलर मीट्रिक बोलेंगे और जो भी स्पेस इसके साथ एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग फिंसलर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच में निकालते टाइम
हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम एफ एक्स आई कामा डी एक्स आई रखा, वो पर्टिकुलर 3 कंडीशंस को फॉलो करने लगा और इस तरह से हमको एक पूरे के पूरे n डायमेंशनल स्पेस पर एक नई मीट्रिक प्राप्त हो गई और उसके द्वारा जो स्पेस एसोसिएटेड होगा उसी का नाम फिंसलर स्पेस हो गया। तो जो स्पेस एक्सएन है उसको हम लोग फिंसलर स्पेस कहेंगे, फंडामेंटल मीट्रिक फंक्शन का जो 5 के द्वारा डिफाइन है और कंडीशन ABC को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने बस ये बताया कि फिंसलर स्पेस होता क्या है। तो फिंसलर स्पेस का मतलब जस्ट आप लोगों ने देखा, एक बार समरी के तौर पे आपको बता दें कि अगर आपका n डायमेंशनल स्पेस है और उसके अंदर एक छोटा सा रीजन है, उसमें 2 नेबरिंग पॉइंट A और B अगर आप कंसीडर करते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है ds, उसको अगर आप मान लेते हैं पोजीशन और डायरेक्शन दोनों का फंक्शन, जैसा कि इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे माना गया है। तो अगर आप इस टाइप का फंक्शन अगर सपोज करते हैं जैसा कि इक्वेशन नंबर 5 में माना गया है और ये फंक्शन पर्टिकुलर 3 कंडीशंस को फॉलो कर जाए, पॉजिटिवली डिग्री ऑफ होमोजीनियस 1 हो जाए डायरेक्शन में, दूसरा ये पॉजिटिव हो जाए, कब पॉजिटिव हो जाए, अगर सारे के सारे x डाटा आई एक साथ वैनिश न करें, और तीसरी कंडीशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमेशा कैसा हो जाए, पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए सारे वेरिएबल छाई आई के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये अपने आप में एक मीट्रिक हो जाएगा जो इम्पोज है एक्सएन के ऊपर, और इसके द्वारा जो भी स्पेस बनेगा उसको हम लोग फिंसलर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक बताते हैं। कल के लेक्चर में हम कुछ और नोट्स देंगे और आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स क्लास।